अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं जैक के 12वीं क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों ने उर्दू कोर 50 नंबर का रखा हुआ है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उर्दू कोर जिसने भी रखा है उन लोगों को 50 नंबर का उर्दू देना है और साथ ही वो दूसरे भाषा में या तो हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर हो सकता है कि उनका इंग्लिश होगा 50 नंबर का, या फिर कोई और दूसरा सब्जेक्ट भी 50 नंबर का हो सकता है। ठीक है ना। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने उर्दू 50 नंबर का रखा होगा उनका एग्ज़ाम कल और परसों यानी कि 15 और 16 तारीख को होना है। 15 तारीख को 8 सवालों का एग्ज़ाम है और साइंस वाले स्टूडेंट्स 16 तारीख को एग्ज़ाम देंगे। ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स को मेरे ख़्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पता भी नहीं होगा कि उर्दू का सिलेबस है क्या, उर्दू की कौन सी किताबें पढ़नी है, उर्दू का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा। ये शायद कई स्टूडेंट्स को अब तक, एग्ज़ाम कल है और परसों है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब तक पता भी नहीं होगा कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तफसील से बातचीत ना करते हुए बहुत शॉर्ट में, मुख्तसर में आप लोगों का सिलेबस बतला देता हूँ, कुछ आइडिया दे देता हूँ एग्ज़ाम को लेकर के, जिससे आप एग्ज़ाम 50 नंबर का बेहतर से बेहतर लिख करके आ जाएं। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातचीत करने का अब मौका नहीं रह गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा तफसील से आप लोगों के साथ बातचीत नहीं करूँगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात सुने, पूरी वीडियो देखें, ताकि कुछ ना कुछ आप इससे मुस्तफ़ीज़ हों और एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर लिख करके आवें। ठीक है ना। यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यहाँ पे देखें ए नंबर में प्रोज़ है। प्रोज़ आप लोगों को 16 मार्क्स का पढ़ना है। 16 मार्क्स के सवाल आप लोगों को प्रोज़ से पूछे जाएंगे। प्रोज़ यानी कि हिस्सा नस्र से। और फिर बी में पोइट्री है। पोइट्री को हम लोग हिस्सा शायरी भी कहते हैं। हिस्सा शायरी से आप लोगों को 14 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप जानना चाहेंगे कि प्रोज़ और पोइट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो यह जाने कि 50 नंबर का उर्दू जो आप लोग रखे हुए हैं उसमें जो किताब पढ़ना है उस किताब का नाम क्या है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 50 नंबर का जो उर्दू कोर आप रखे हुए हैं उसमें से जो किताब आपको पढ़ना है उस किताब का नाम है शेर अदब। ठीक है ना। शेर अदब। शेर अदब यहाँ देखें 2 हिस्सा में बटा हुआ है, बल्कि यहाँ पे 3 हिस्सा में बांट दिया है। हिस्सा नस्र, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल। ठीक है ना। हिस्सा नस्र में आप देखें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। अब तो पढ़ना है कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम कल ही देना है। बहरहाल एक बार सिलेबस देख लें, एक बार क्या क्या पढ़ना है वो देख लें, किस किस शायर और अदीब को पढ़ना है, यानी कि कौन मुसन्निफ़ हैं, कौन शायर हैं, उसको जान लें। और अगर इतना भी जान लेते हैं तो शायद कई ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोग इससे हल कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखें हिस्सा नस्र में पहला नंबर है कौमी हमदर्दी। ठीक है ना। कौमी हमदर्दी एक मज़मून है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ मज़मून है। ठीक है ना। आप मज़मून निगार मुसन्निफ़ का नाम ज़रूर याद रखेंगे, कौमी हमदर्दी। इसके मुसन्निफ़ हो गए अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल पूछ सकता है कि कौमी हमदर्दी के मुसन्निफ़ कौन है, जवाब होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। या फिर सवाल यह भी पूछ सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है, जवाब हो जाएगा कौमी हमदर्दी। ठीक है ना। इसके बाद 2 नंबर में है गुस्लियात।
गुस्लियात के मुसन्निफ़ हैं कृष्णचंद्र। 3 नंबर में है जहेज़, जहेज़ के मुसन्निफ़ हैं सुहेल अजीमाबादी। उसके बाद 4 नंबर देखें, 4 नंबर में है आदमी, आदमी के मुसन्निफ़ हैं इलियास अहमद गद्दी। 5 नंबर में है मेरी सरगुज़श्त, इसके लिखने वाले हैं एहसान दानिश। ठीक है ना। यहाँ पे 5 मज़मून आप लोगों को हिस्सा नस्र से पढ़ना था या पढ़ना है कहिए। अब चूँकि पढ़ने का टाइम नहीं रह गया है, इसलिए आप कम से कम यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम ज़रूर याद करके जाएं। और सवाल जो भी करे, सब्जेक्टिव में सवाल कुछ भी पूछे, सवाल को ध्यान से पढ़ें और उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर लिख करके आएँ। अब वहाँ पे ये सोचने का और बहाना बनाने का टाइम नहीं रह गया है कि नहीं हम तो पढ़े ही नहीं थे, हमें सिलेबस ही पता नहीं था, कहीं पढ़ाई हुई नहीं। अब ये सब बात करने का, बात कहने का टाइम नहीं रह गया है। ठीक है ना। इसलिए आपको जो भी सवाल आता है, आप हर हाल में जो जानते हो, नहीं जानते हो, तब भी आप सवाल का जवाब लिख करके आएंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए आप मुसन्निफ़ का नाम ज़रूर याद कर लेंगे। तो ये 5 मज़मून निगार यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है। आप इनको इनके मज़मून के साथ ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद देखें सैर अदब में ही हिस्सा नज़्म है। हिस्सा नज़्म में क्या क्या पढ़ना है आप देखें। यहाँ भी आपको 5 नज़्म पढ़ना है। 6 नंबर में है नज़्म का उन्वान आदमी नामा। ठीक है ना। आदमी नामा के शायर हैं या नज़्म निगार हम कहें नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी का आदमी नामा आपके उर्दू कोर निसाब में शामिल है। ठीक है ना। इसके बाद 7 नंबर में नज़्म का जो उन्वान है वो नज़्म है तस्वीर दर्द। तस्वीर दर्द अल्लामा इकबाल की एक बेहतरीन नज़्म है। अल्लामा इकबाल इसके शायर हुए तस्वीर दर्द के। ठीक है ना। 8 नंबर में है बदली का चांद। बदली का चांद के नज़्म निगार या शायर हम कहें जोश मलिह आबादी हैं। ठीक है। 9 नंबर में बुए गुल। बुए गुल के शायर तिलोक चंद महरूम। बुए गुल के नज़्म निगार तिलोक चंद महरूम हैं। 10 नंबर में देशभक्त। देशभक्त के शायर या नज़्म निगार हैं रज़ा नकवी वाही। ठीक है ना। इस तरह से सैर अदब के हिस्सा नज़्म से 5 नज़्म आप लोगों को पढ़ना था या पढ़ना है हम कह रहे हैं। ठीक है। आप जो भी नज़्म यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी नज़्म का उन्वान यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, उसके सामने उनके शायर, उनके नज़्म निगार का भी नाम दिया हुआ है। आप हर हाल में इन नज़्म निगारों को याद कर लेंगे, अपने जहन में रख लेंगे। ठीक है। इसके बाद देखें सैर अदब है। सैर अदब में हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में किनका किनका गज़ल पढ़ना है ये देख लें। हिस्सा गज़ल में आपको 11 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक, यानी कि यहाँ भी आपको 5 गज़लें पढ़नी हैं। किन किन का गज़ल पढ़ना है वो देख लें। सबसे पहले 11 नंबर में है मीर तकी मीर। ठीक है। मीर तकी मीर का जो गज़ल पढ़ना है उसका मिसरा है गुल गए बूटे गए गुलशन हुए बरहम गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे शायर को पकड़ने का तरीका हम ये बतलाते हैं कि आप रदीफ़ याद कर लें। रदीफ़ अगर आपको याद हो तो उसके साथ शायर का नाम याद कर लें। कोई भी शेर आपको इम्तहान में दे, चाहे ऑब्जेक्टिव सवाल में शायर का नाम पूछे शेर लिख करके या मिसरा दे करके, या फिर तशरीह करने के लिए दे, आप आसानी से शायर को पकड़ सकते हैं, शायर को जान सकते हैं कि यह गज़ल या यह शेर किस शायर का है। जैसे यहाँ पे गए, आखिर में देखे गए, गए लिखा हुआ है। गए वाला जो भी शेर होगा आप यह समझ जाएंगे कि यह शेर मीर तकी मीर का है। ठीक है ना। आप सिर्फ गए लिख लें
और गए के बगल में मीर तकी मीर का नाम लिख लें। कोई भी शेर अगर आता है आखिर में, शेर के आखिर में, मिसरा के आखिर में आप गए लफ्ज़ देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि यह शेर मीर तकी मीर का है। इसी तरह मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के शेर का मिसरा है, वो फिराक और वो विसाल कहाँ। आप जहाँ भी कहाँ देखें सवाल में, कहीं भी आपको कहाँ दिखाई पड़ जाए, आप समझ जाएंगे कि यह शेर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का शेर है। ठीक है ना। इसके बाद 13 नंबर में इकबाल हैं। इकबाल का आप लोगों को नज़्म भी पढ़ना था और यहाँ पे एक गज़ल भी पढ़ना है। गज़ल का मिसरा है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। गज़ल का मिसरा है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। यहाँ पे जो रदीफ़ है वो रदीफ़ है भी हैं। भी हैं ऐसा लफ्ज़ है या अल्फाज है जिसे इकबाल अपने शेर के आखिर में बार बार दोहराए हैं। ठीक है, तो भी हैं आप देखें जहाँ भी इम्तहान में आप समझ जाएंगे कि यह शेर इकबाल का शेर है, इकबाल के शेर का मिसरा है। ठीक है। इसके बाद 14 नंबर में फिराक गोरखपुरी हैं। फिराक गोरखपुरी के शेर का मिसरा है, दिल किश्ताए फरेब तमन्ना है आज। बाद 15 नंबर में फैज़ अहमद फैज़ हैं। फैज़ अहमद फैज़ के शेर का मिसरा है, रह ख़ज़ा में तलाशे बहार करते रहे। ठीक है ना। रह ख़ज़ा में तलाशे बहार करते रहे। आप रहे देखें या करते रहे देखें, आप समझ जाएं कि यह शेर फैज़ अहमद फैज़ के गज़ल का है। फैज़ अहमद फैज़ के गज़ल का शेर है, फैज़ अहमद फैज़ के गज़ल का मिसरा है। ठीक है। इस तरह से आप शायर को आसानी से पकड़ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ साथ सब्जेक्टिव सवाल में जो तशरीह करने के लिए सवाल आता है उसे भी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सिलेबस यहाँ पे देख लिए। उर्दू का हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म के साथ साथ हिस्सा गज़ल का। ठीक है। इसके बाद और देखें आपको या यहाँ पे किताब से जो सवाल पूछा जाएगा वो 30 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना। हिस्सा नस्र से 16 और हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल मिला करके 14 नंबर का सवाल, कुल मिला करके 30 नंबर आपको किताब से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखें और क्या क्या पढ़ना है। ए बी हम लोग देख चुके। सी नंबर में देखें। सी नंबर देखें। सी नंबर में आपको पढ़ना है ग्रामर है। ठीक है ना। हम लोग कहते हैं उर्दू में कवायद। ग्रामर में पढ़ना है जिन्स। जिन्स यानी कि उर्दू में कहें हम लोग इसे मुज़क्कर मुअन्नस। उसके बाद अजदाद है। अजदाद जिद का जमा अजदाद। अजदाद यानी कि आपको उल्टा कोई भी लफ्ज़ देगा और उसका जिद लिखने के लिए आपको इम्तहान में पूछेगा, या हो सकता है कि इम्तहान में आपको कोई लफ्ज़ दे दे और उसका 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से आपको जो सही जवाब होगा वो सही जवाब चुन करके टिक करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। उसके बाद है वाहिद और जमा। ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल, वाहिद और जमा। साथ ही इसी में और आपको जो पूछ सकता है वो मुहावरा से सवाल पूछ सकता है। ठीक है ना। इस तरह से सी में आपको हिस्सा कवायद से, कवायद में भी मुज़क्कर मुअन्नस, लफ्ज़ और उसकी जिद, वाहिद जमा और मुहावरा, यहाँ से आपको 10 नंबर का सवाल पूछेगा। ठीक है। इस तरह से आपका ये 40 नंबर का सवाल हो गया। और फिर आपको आखिर में डी देखें। डी में आपको दिया हुआ है एसे और लेटर राइटिंग। एसे और लेटर राइटिंग या तो आपको एक मज़मून लिखने के लिए दे या फिर एक ख़त या दरख्वास्त लिखने के लिए पूछ सकता है। ठीक है। सवाल दोनों आ सकता है, मज़मून भी लिखने के लिए आ सकता है और दरख्वास्त या किसी के नाम ख़त लिखने के लिए आ सकता है। यह सवाल आपको 10 नंबर का पूछेगा। ठीक है। इस तरह से कुल मिलाकर के 50 नंबर
आपका मुकम्मल होता है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें, एक बात आप लोग याद रखें, ज़हन में रखें, 50 नंबर का सवाल आपको उर्दू कोर्स से नहीं पूछेगा, ठीक है ना। यह सिलेबस उस वक्त का है जब पूरा का पूरा 50 नंबर का सवाल इम्तहान में आया करता था। अब चूँकि 100 में 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के लिए दे दिया गया है, इंटरनल मार्क्स के तौर पे आप लोगों का 20 नंबर का रखा गया है, इसलिए उर्दू कोर्स से आपको सवाल पूछेगा तो वो सवाल आपको 40 नंबर का ही पूछेगा। 10 नंबर आपका इंटरनल मार्क्स के लिए होगा, ठीक है ना। तो 10 नंबर जो इंटरनल मार्क्स वो स्कूल लेवल से मिलना है, उसके लिए ज़्यादा आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको 10 में 9, 10, 8 नंबर दे ही दिया जाएगा, मिल ही जाएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पे 50 नंबर का सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि सवाल जो पूछेगा वो 40 नंबर का पूछेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस हो गया। चूँकि जय के उर्दू कोर का 40 नंबर का मॉडल क्वेश्चन भी जारी नहीं किया है, इसलिए यह बताना आप लोगों को मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है कि कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा और कितना नंबर का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन यह आप मान के चलें, चूँकि आप 40 नंबर का एग्ज़ाम देंगे, इसलिए हो सकता है कि 20 नंबर का सवाल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो और 20 नंबर का आपको सब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। सब्जेक्टिव में आप लोगों का सवाल क्या पूछ सकता है? सब्जेक्टिव में सवाल आप लोगों का हिस्सा नस्र से किसी भी मज़मून का खुलासा लिखने के लिए पूछ सकता है, या फिर यहाँ पे जो भी मज़मून निगार हैं उनके बारे में 5 या 10 जुमला लिखने के लिए पूछ सकता है, यानी कि उनका हालात ज़िंदगी, उनका नसरी कारनामा, ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह से हिस्सा नज़्म भी आपको जो भी नज़्म आप लोगों को पढ़ना है, नज़्म में आप लोगों का नज़्म का खुलासा पूछ सकता है, या नज़्म निगार के बारे में लिखने के लिए आपको 5 या 10 नंबर का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। हिस्सा गज़ल में भी वही बात है। हिस्सा गज़ल में जो भी शायर का गज़ल आपको पढ़ना है, उन शोरा के बारे में, उन शायर के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी और उनके अदबी कारनामा या उनकी शायरी का जायज़ा यह पूछ सकता है, या फिर कोई शेर दे दे और शेर का तशरीह करने के लिए सवाल पूछ सकता है, ठीक है। साथ ही जो सवाल आ सकता है वो ये कि आपको कवायद में जैसे 5 लफ्ज़ दे दे और 5 लफ्ज़ का आपको जमा बनाने के लिए पूछ दे, ठीक है ना, वाहिद जमा से, या फिर 5 लफ्ज़ आपको दे दे 5 नंबर का और उसका जिद लिखने के लिए यानी कि उल्टा लिखने के लिए आपको कह सकता है, ठीक है। 2, 3, 4 मुहावरा दे सकता है, मुहावरा से आपको जुमला बनाने के लिए आ सकता है, सेंटेंस बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। इस तरह से सवाल आपको पूछ सकता है। और साथ ही खुतूत नवेसी में आपको ख़त लिखने के लिए आ सकता है। आप जैसे ख़त लिखते हैं हिंदी या इंग्लिश में, आप उसी पैटर्न पे उर्दू में भी ख़त लिखेंगे। यह आप बिल्कुल अपने ज़हन में रख लें कि हमें उर्दू में ख़त लिखना नहीं आता है, दरख्वास्त लिखना नहीं आता है, तो हम कैसे लिखें। बिल्कुल आपको लिखना है, हर हाल में आपको जो भी सवाल पूछ रहा है उस सवाल का जवाब आपको लिखना है, करना है, ठीक है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इम्तहान देने जाएं और बेहतर से बेहतर इम्तहान लिख करके आएँ, ठीक है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।